हेलो बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सब पे नमस्कार। कैसे हो? सारे बढ़िया हो, मस्त हो, मजे में हो? वैसे तो आपको पीछे टॉपिक लिखा है, देखकर चल गया होगा पता कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो बेटा आज की जो वीडियो है बेटा, हम पढ़ेंगे जीएसटी के ऊपर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर। अब पहले मेरी बात को सुनो बेटा, जीएसटी को दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है बेटा। एक हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप जानते हो जीएसटी एक आपका टैक्स का सिस्टम है जो कि हम नॉर्मली अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं। और बेटा एक जीएसटी को हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि देश की अर्थव्यवस्था पर किस चीज का क्या प्रभाव पड़ा। तो याद रखना, यहाँ पर हम जो जीएसटी पढ़ने वाले हैं, याद रखना बेटा, हम पूरा जीएसटी नहीं पढ़ने वाले। हम जीएसटी को न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं देखेंगे, जीएसटी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं देखने वाले। हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं जीएसटी का मतलब क्या है, इसके क्या फायदे हुए, किस पर्पस से लाया गया और हमारे देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम इसको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो जीएसटी की ये वीडियो में ये बोलूंगा सिर्फ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जीएसटी की कंप्लीट वीडियो नहीं है। इसको देखकर आपको केवल जीएसटी समझ में आएगा। जीएसटी की पूरी डेप्थ नॉलेज आप बेटा अकाउंट्स में पढ़ोगे, आप सीए करोगे तब पढ़ोगे, आप बीकॉम या एमकॉम करोगे तब पढ़ोगे। समझ में आ गया? चलिए तो बेटा शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर क्लास 12th। देखो भाई, जीएसटी है क्या, इसका इंट्रोडक्शन जान लो, पहले इसका मीनिंग जानो। मीनिंग क्या है बेटा? 2017 1 जुलाई, क्या बोला मैंने, 1 जुलाई 2017 से पहले बेटा हमारे देश में जो टैक्स का सिस्टम था, कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा आपको पता है कि टैक्स आर ऑफ टू टाइप, मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को गवर्नमेंट बजट के अंदर कि बच्चों एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और बच्चों एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जो पहले था आज भी वही है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की कहानी चेंज हो गई। 1 जुलाई 2017 से पहले जो हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स चलता था, जो अप्रत्यक्ष कर हमारे देश में चलता था, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, बहुत ही जटिल था। उसको समझना काफी मुश्किल काम होता था। बहुत से लोग उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते थे और वहां पे एक समस्या थी, वहां पे टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। लेकिन जब से 1 जुलाई 2017 से जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के वित्त मंत्री, इन्होंने एक नए सिस्टम को लॉन्च किया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को, तब से बेटा इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम काफी इजी हो चुका है, काफी अच्छा सिस्टम आ चुका है। बेटा हम तो बहुत पीछे हैं, जीएसटी तो हमने अब जाकर अपनाया है। जीएसटी तो ऑलरेडी कितनी कंट्रीज, लगभग 150 के आसपास कंट्रीज ऑलरेडी पहले से ही जीएसटी को फॉलो कर रही है। वो तो हम काफी पीछे रह गए जीएसटी को अपनाने में। तो समझ में आ गया आप लोगों को? तो जीएसटी है क्या, जो हम इसको इंट्रोड्यूस किया कि पहले सिस्टम बेकार था, अब सिस्टम अच्छा हो गया। तो जीएसटी है क्या बेटा? जीएसटी का अपना कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है, फुल फॉर्म है इसके तो बस कि जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका प्रॉपर मीनिंग अपने आप में नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब हम ये बोल सकते हैं, मीनिंग है नहीं, लेकिन हम मीनिंग ये बोल सकते हैं कि जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है। सुनो बहुत ध्यान से, जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विस के मैन्युफैक्चर होने पर, सेल होने पर, प्रोड्यूस होने पर या कंज्यूम होने पर लगाया जाता है। इट मींस जो भी गुड्स एंड सर्विस, बहुत ध्यान सुनो, जो भी गुड्स एंड सर्विस एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगी, दूसरे से तीसरे लेवल में जाएगी, तो हर लेवल पे एक टैक्स लगेगा जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको बोलते हैं जीएसटी। जब गुड्स मैन्युफैक्चर होगी तब भी टैक्स जाएगा जीएसटी, जब गुड्स सेल होगी तब भी टैक्स जाएगा जीएसटी, जब व्यक्ति गुड को कंज्यूम करेगा तब भी टैक्स जाएगा जीएसटी। तो जीएसटी एक टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विस पर लगता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर, उसकी सेल पर, उसके कंजम्पशन पर। जो पहले वाला टैक्स का सिस्टम था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। मैं बेकार नहीं बोलूंगा, मैं कॉम्प्लेक्स बोलूंगा। ये मतलब बेकार था वो भी ठीक, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, बहुत ही जटिल था। वहां पे समस्या थी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। जीएसटी काफी सिंपल है, काफी इजी है, और यहां पे अगर एक चीज पर टैक्स लग गया तो उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। मैं आपकी लैंग्वेज में
बोल सकता हूं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स था, जो जीएसटी से पहले था, वहां पे डबल काउंटिंग हो जाती थी। एक अमाउंट के ऊपर टैक्स ऑलरेडी लग चुका है, लेकिन उस पर टैक्स अगेन लग गया, तो इनडायरेक्ट टैक्स में डबल काउंटिंग हो जाती थी। लेकिन जीएसटी में डबल काउंटिंग नहीं होती। एक अमाउंट पे अगर टैक्स लग चुका है तो उस पर अगेन टैक्स नहीं लगेगा। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान है, हम सबके सब पढ़ने वाले हैं, बट आप टेंशन मत लो। समझ में आ गया? जीएसटी को लॉन्च करने का पर्पस क्या था कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म टैक्स चले। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। अभी क्या था इससे पहले अलग अलग प्रकार के टैक्स हमारे इंडिया में चलते थे। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार के टैक्स हमारे इंडिया में चलते थे, जो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते थे। बहुत से लोग इस टैक्स स्ट्रक्चर को समझ ही नहीं पाते थे। अरे समझ छोड़ो, जो बच्चे एग्जाम देते हैं, सीए वाले बच्चे, जो चार्टेड अकाउंटेंट वाले बच्चे एग्जाम देते थे, उनके सिलेबस में क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स। काफी बच्चे इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर में फेल होते थे, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स इतना कंफ्यूजिंग था। जब से जीएसटी आया है तो बच्चों के लिए उसको समझना और आसान हो गया है। अब बच्चे जीएसटी के एग्जाम को पढ़ के आसानी से पास कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो जीएसटी क्या है? एक यूनिफॉर्म टैक्स है कि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होने वाला एक यूनिफॉर्म टैक्स है। इट मींस अब ऐसा नहीं है कि यहां पे टैक्स अलग, वहां पे टैक्स अलग, यहां पे सिस्टम ये, वहां सिस्टम नहीं। अब हर जगह पूरे देश में एक ही टैक्स चलेगा, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। इसको हम लोग वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स भी कहते हैं, कि एक देश एक बाजार और वहां पे लगने वाला एक ही प्रकार का टैक्स। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? तो जीएसटी बेटा आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं बताऊंगा जीएसटी में क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलो बेटा लेक्चर को अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। बच्चों एक प्रकार का ये क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है। मैं इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल देकर समझाऊंगा आगे, अभी नहीं आगे। बस याद रखो कि जीएसटी क्या है बच्चों? एक प्रकार का वैल्यू एडेड टैक्स है, लेविड ऑन। बेटा लेविड का मतलब होता है लगना, जो कि लगता है। लेविड ऑन मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट नेशनल लेवल। जब नेशनल लेवल पे हम किसी भी गुड्स एंड सर्विस को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको सेल करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, तो उस पर एक टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, उसका क्या बच्चों बोलता है? जीएसटी इज वन टैक्स रिप्लेसिंग ऑल इनडायरेक्ट टैक्स इन द इकोनॉमी। हमारे देश में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, 1 जुलाई 2017 से पहले हमारे देश में जो भी इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, उन सब के स्थान पर अब एक टैक्स आ चुका है जिसको बोलते हैं जीएसटी। ऑल्सो इट इज अ यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। और देश के सभी पार्ट में, देश के सभी हिस्सों में ये टैक्स लागू है। और यूनिफॉर्म मींस सेम प्रकार से ये टैक्स लागू है। किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है कि यहां पर सिस्टम अलग है, यहां के नियम अलग है, यहां के रूल्स अलग है। इवन जीएसटी आपका जम्मू और कश्मीर के अंदर भी लागू है। जम्मू और कश्मीर में भी जीएसटी के रूल वैसे ही है जैसे बाकी आपके इंडिया में है। एक टाइम हुआ करता था जब जम्मू कश्मीर और बाकी इंडिया में अलग अलग नियम चलते थे। एक टाइम ऐसा भी था जब जम्मू कश्मीर और आपके रिमेनिंग इंडिया में अलग अलग नियम चलते थे, बिकॉज आप जानते हो वो पहले एक स्पेशल एरिया माना जाता था। लेकिन जब से आर्टिकल 370 आया, अब से जम्मू और कश्मीर भी भारत का सेम हिस्सा माना जाता है। जो नियम भारत के बाकी स्टेट में है, सेम नियम जम्मू और कश्मीर के अंदर भी फॉलो होते हैं। समझ में आ गया? चलो, तो ये तो बच्चों क्या हो गया आपका जीएसटी का मीनिंग। अगर मीनिंग पूछे तो मीनिंग पूछता नहीं है क्योंकि इसका कोई प्रॉपर मीनिंग है नहीं, बट फिर भी अगर मीनिंग पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी 1 मार्क, सो आप यहां से लिख के यहां तक ये सब लिख के आओगे, यहां से लेके यहां तक आप सब लिख के आओगे कि हम इसको ही जीएसटी का मीनिंग मानते हैं। ठीक है, चलो। वन नेशन वन टैक्स, देखो क्या लिखा है, ये लिखा है वन, कि एक नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ये वन तीनों के साथ लगाना है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ये बेटा इसका लोगो है, बोलता है कि वन नेशन या वन टैक्स, एक टैक्स लगेगा,
एक नेशन में लगेगा और एक बाजार होगा, इज द कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीएसटी। यही जीएसटी की मेन विशेषता है कि एक देश माना जाएगा, एक मार्केट मानी जाएगी और एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा। आगे बोलता है द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट 29 मार्च 2017। बेटा कोई भी चीज पूरे नेशनल लेवल, पूरे देश के लेवल पे लागू होने से पहले उस चीज को पार्लियामेंट में, सांसद में पास करवाया जाता है। जब वो चीज पार्लियामेंट में, सांसद में पास होती है तब जाकर बेटा पूरे देश के लेवल पे लागू होती है। तो जीएसटी को भी पहले पार्लियामेंट में पास करवाया गया था। आओ आपको मैं एक बात सिखाऊं। बेटा कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है। क्या बोला मैंने? बिल वर्ड यूज किया। जीएसटी एक बिल था। पहले जीएसटी बिल का यूज, जीएसटी बिल वर्ड का यूज करते थे, लेकिन जब से जीएसटी बिल पार्लियामेंट में पास हो गया, ये बिल बन गया कानून और अब बन गया जीएसटी एक्ट। ऐसे ही एक बिल था लोकपाल बिल, लोकपाल बिल था, लेकिन अब क्या बन गया? लोकपाल कानून। कोई भी बिल जब पार्लियामेंट में पास हो जाता है बेटा वो बन जाता है एक्ट। अभी आप देख रहे हो किसान बिल, किसान बिल, किसान बिल, सुन रहे हो ना? जब ये किसान बिल पूरे पार्लियामेंट में पास हो जाएगा तब ये किसान बिल बन जाएगा किसान एक्ट। याद रखो, कोई भी बिल, कोई भी एक्ट पार्लियामेंट में पास होने से पहले होता है बिल। उस चीज वही है, बस नाम अलग है। वो एक्ट कब बनता है? पार्लियामेंट में आने के बाद। उससे पहले क्या होता है? वो बिल। ऐसे ही 29 मार्च 2017 से पहले जीएसटी बिल था। जैसे 29 मार्च को पास हुआ, यह बन गया जीएसटी एक्ट। तो लिखा एक्ट कि एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। आपको ये वाली डेट याद रखनी है, ये वाली मेन, कि जीएसटी कब आया? 1 जुलाई 2017 को आया। द प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट मिडनाइट लॉन्च द गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 की रात को उस समय के हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने मिलकर जीएसटी को लॉन्च किया। आर्टिकल 246A, इस आर्टिकल को आप याद रखोगे कि एक अमेंडमेंट हुआ, एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक आर्टिकल 246 याद करने का सिंपल तरीका है 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 4 6, 2 4 6, 2 का टेबल मान लो आप। तो आर्टिकल 246A आया, इंट्रोड्यूस किया गया हमारे संविधान में टू मेक लॉस विद रेफरेंस टू जीएसटी। इट मीन सिंपल बोला गया एग्जाम में कि जीएसटी के लिए कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान में ऐड किया गया, तो आर्टिकल 246A आप बच्चों बोल के आओगे। इतनी बात क्लियर है जी? इतनी बात तो क्लियर है। अब देखो, एट द टाइम ऑफ जीएसटी, जब जीएसटी लॉन्च हुआ उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे? एग्जाम में पूछ सकता है। तो बोल रहा है जब जीएसटी लॉन्च हुआ उस समय के राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ये रहे। ये कौन है? डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, जो आप जानते हो कि आज के डेट में ये जीवित नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी क्या थे बेटा? उस समय के हमारे राष्ट्रपति थे जिनकी निगरानी में जीएसटी को लॉन्च किया गया। ये आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कौन थे बेटा? श्री नरेंद्र मोदी। तो आप इनको जानते हो कि ये कौन है? नरेंद्र मोदी, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, ये अभी भी है जब जीएसटी लॉन्च किया गया। और ये है वित्त मंत्री अरुण जेटली, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय के। वित्त मंत्री थे कौन? अरुण जेटली जी। ये भी आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो याद रखना ये 3 नाम कि जीएसटी के टाइम पर, इट मींस 1 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? श्री अरुण जेटली जी। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते आगे की ओर। अब पढ़ते फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के फीचर्स क्या है, जीएसटी की विशेषताएं क्या है? बड़ा 8 फीचर है जो कि आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कोई भी बात इस वीडियो में ऐसी नहीं डालूंगा जो आपको कंफ्यूज करे, ठीक है, जो आपको अकाउंट की ओर ले जाए। हम सारा का सारा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अब देखो, पहला फीचर है इट वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जितनी भी गुड्स एंड सर्विस की ट्रांजैक्शन है, जितनी भी वस्तु और सेवाओं का लेन देन है, ये सभी लेन देन के लिए, सभी ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल है। इट मीन जो भी गुड्स एंड सर्विस चाहे कैसी भी हो, उन सब में जीएसटी अपनी टांग अड़ाएगा।
पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इट इज टू बी पेड टू द अकाउंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट सेपरेटली। जब एक आम इंसान जीएसटी पे करता है, जब हम कोई सामान लेकर आते हैं हम उस पर जीएसटी पे करते हैं, आपको नहीं पता होता लेकिन आपके बिल में जीएसटी का अमाउंट ऑलरेडी शामिल होता है। आपसे ये नहीं बोलते आपका बिल इतना है प्लस जीएसटी इतना, आप गुस्सा हो जाओगे, जीएसटी मांग रहे हो, जीएसटी मांग रहे हो, कुछ करते हो नहीं, आपको बिना बोले ही आपके अमाउंट में ही जीएसटी पहले ही काट लेते हैं कि आपका अमाउंट ये, जीएसटी ये, आपको क्या बोलते हैं टोटल अमाउंट इतने का है, उसमें जीएसटी ऑलरेडी शामिल होता है ताकि आप बाद में चौड़ा ना हो। ठीक है, तो जब आप जीएसटी पे करते हो, अब आप आगे ध्यान रखना, आप कुछ भी सामान परचेस करते हो, अगर आप उसके पक्का बिल लेते हो, प्रिंटेड बिल लेते हो, पक्के बिल का मतलब होता है प्रिंटेड बिल, कंप्यूटराइज्ड बिल, जब आप लेते हो तो वहां पे लिखा होता है कि आपने जीएसटी इतना पे करा। अब जब आप देखते हो तो वहां पे दो वर्ड लिखे होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बेटा सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी का बच्चों मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट मींस जब आप जीएसटी पे करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने अलग पे करा और स्टेट गवर्नमेंट को आपने अलग पे करा। पहले क्या था, पहले के टाइम पे इकट्ठा टैक्स पे करते थे जिसमें सेंट्रल और स्टेट अपने आप अलग अलग करते थे कि सेंट्रल का पैसा इतना, स्टेट का पैसा इतना। लेकिन अब क्या हो गया, अब स्टार्टिंग से ही सेंट्रल को पैसा अलग जाता है, स्टेट को पैसा अलग जाता है। ठीक है, इट इज टू बी पेड ऑन द अकाउंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट सेपरेटली। दोनों राज्य सरकारों को, सॉरी दोनों सरकारों को, राज्य और केंद्र को अलग अलग जीएसटी पे करते हैं। ये हो गया सेकंड फीचर। फीचर नंबर 3, जीएसटी है सबसम्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा सबसम्ड का मतलब होता है अपने अंदर समा लेना। सबसम्ड का मतलब बच्चों क्या होता है, अपने अंदर समा लेना। जीएसटी ने बेटा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स अपने अंदर समा रखे हैं। इट मींस मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे थे जो पहले लगा करते थे, लेकिन जब से जीएसटी आया अब वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगना बंद हो गए, वो सारे टैक्स जीएसटी में शामिल हो गए। तो पता एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आएगा कोई 3 ऐसे टैक्स का नाम बताओ जो जीएसटी के अंदर सबसम्ड हो गए, जो जीएसटी के अंदर शामिल हो गए, जिनको जीएसटी ने अपने अंदर समा लिया। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से टैक्स, वैसे ऑलमोस्ट सारे, कि लगभग सारे टैक्स जीएसटी में शामिल हो गए, लेकिन फिर भी कुछ बचते हैं। तो आपको याद रखना है शामिल कौन कौन से हुए। तो देखो बोल रहा है जो एक्साइज ड्यूटी था वो जीएसटी के अंदर शामिल हो चुका है, जो सर्विस टैक्स है वो भी जीएसटी के अंदर शामिल हो चुका है, वैट जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो भी जीएसटी के अंदर शामिल हो चुका है, सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स फुल फॉर्म है इसकी, ये भी जीएसटी में शामिल हो चुका है, एंटरटेनमेंट टैक्स ये भी जीएसटी का ही पार्ट बन चुका है, परचेज टैक्स जीएसटी में शामिल हो चुका है, लग्जरी टैक्स जीएसटी में शामिल हो चुका है, एंट्री टैक्स जीएसटी में शामिल हो चुका है, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट ये भी जीएसटी में शामिल हो चुका है। तो बहुत सारे टैक्स है जो बच्चों जीएसटी में शामिल हो चुका है। इट्स मेन एम टू कंसोलिडेट ऑल इनडायरेक्ट टैक्स इनटू सिंगल टैक्स। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, आपस में मिलाना, आपस में मिक्स करना, आपस में मिलाना। तो जीएसटी का पर्पस था कि सभी इनडायरेक्ट टैक्स को आपस में मिला लिया जाए और एक सिंगल टैक्स बना दिया जाए। इट मींस क्या, जीएसटी का पर्पस क्या था कि सभी को अपने अंदर मिला लो और एक सिंगल टैक्स बना लो। तो ये हो गया आपका तीसरा फीचर। एक मिनट रिवाइज करवाओ। फीचर नंबर 1 क्या है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विस है उन पर जीएसटी लगेगा। फीचर नंबर 2 क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग जीएसटी पे किया जाएगा। और फीचर नंबर 3 है जीएसटी ने अपने अंदर बहुत सारे टैक्स को शामिल कर चुका है। चलो फीचर नंबर 4 है नो कैस्केडिंग इफेक्ट। नो कैस्केडिंग इफेक्ट। अब ये कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, तो बच्चों कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। लेकिन क्या लिखा है वर्ड नो, नो कैस्केडिंग इफेक्ट। इट मींस क्या बन गया ये, नो टैक्स ऑन टैक्स। इट मींस क्या, अब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। पता है पहले क्या था, पहले यह था जीएसटी में कि जो टैक्स के ऊपर टैक्स पे हुआ करता था। और मैं आपको एग्जांपल समझाऊं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो भाई, मान लो ए है
ए के पास से गुड्स बच्चों बी के पास आई, ए के पास से गुड्स किसके पास आई, बी के पास। बेटा मान लो ए है मैन्युफैक्चरर, अब बच्चों बेटा बी मान लो ये है होलसेलर, ये कौन है बच्चों, होलसेलर। ए है मैन्युफैक्चरर, बी है होलसेलर। और चलो पहले देखते हैं। अब देखो बेटा ए ने मान लो वस्तु बनाई, अब ए की वस्तु बेटा बनी 100 रुपए की, सुनना बात को बहुत ध्यान से, ए की वस्तु बनी 100 रुपए की, इसने इस पर चार्ज किया टैक्स। ए मैन्युफैक्चरर है बेटा, ए ने कोई गुड्स बनाई, बेटा मान लो कोई वस्तु बनी गुड्स, इस गुड्स का बेटा अमाउंट कितना है, ₹100 रुपए। अब क्या हुआ, ए ने इस पर टैक्स चार्ज किया कितना, 10%, तो कितना हो गया +10। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा, इसकी वैल्यू हो गई ₹110। इसकी वैल्यू क्या हो गई, ₹110। इट मीन्स क्या, जो ए है इस गुड्स को बी को ₹110 में सेल करेगा। कैसे, जो बी है, बी ने 110 रुपए करे, 110 में शामिल क्या था, 100 रुपए गुड्स के, 10 रुपए टैक्स के, 100 रुपए गुड्स के, 10 रुपए टैक्स के। मेरी बात को सुनो बच्चों बहुत ध्यान से, ये काम करो, आप इसको मान लो 1000, इसको मान लो 100, ठीक है, तो क्या क्या बन जाएगा आपका ये 1100, ठीक है। और ये जो है ए ने बी को माल बेचा, एग्जाम्पल समझो, ए ने बी को माल बेचा, माल कितने का था, 1000 रुपए का। सरकार क्या बोली, हमें क्या चाहिए, टैक्स, तो 1000 रुपए में 100 रुपए ऐड कर दिए, कितने हो गए 1100 रुपए। इट मींस क्या, बी ने 1100 रुपए किसको पे करे, मैन्युफैक्चर को, 1000 रुपए उसकी गुड के, 100 रुपए टैक्स के। ये क्या बच्चों आपका इनडायरेक्ट टैक्स। मैं बता रहा हूं सिस्टम पहले क्या था, सिस्टम पहले क्या था, मैं वो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। पहले ये था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब होलसेलर रिटेलर को माल बेचेगा, जब बच्चों होलसेलर रिटेलर को माल बेचेगा तो ₹100 उसके पास कितने की पड़ी, 1100 की। अभी क्या लगाएगा, टैक्स, तो मान लो इस पर कितना लगा टैक्स, अगेन 10%, तो 1100 पे जब अगेन टैक्स जाएगा 10%, तो कितना, 1100 का 10% बच्चों कितना बनेगा, 1100 का, यहां लगता हूं मैं आराम से, ₹1100 का बस था। अब 1100 का 10% कितना आएगा, 110, कि 110 रुपए का टैक्स पे करेगा, तो कितना बन जाएगा 1210। इट मींस क्या, रिटेलर को जो वस्तु पड़ी वो पड़ी 1210 में। मेरी बात तुमको समझ में नहीं आई। अरे भाई मैंने क्या करा, ए ने बी को माल बेचा, 1000 रुपए का माल था, 10 रुपए बीच में टैक्स सरकार ने मांग लिया, तो ए ने बी को माल कितने का बेचा, 1100 का। अब जब बी माल किसको बेचेगा, सी को, तो सरकार ने क्या मांगा अगेन, 10% का टैक्स, तो 1100 पर लगे 10%, कितना आ गया 1210, इसको माल बेच दिया। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, एक बात बताओ भाई, सुनना बात को बहुत ध्यान से समझना। इस 1100 को अगर मैं ब्रेकअप करूं, इस 1100 का अगर मैं ब्रेकअप करूं तो कैसे बनेगा जी, 1100 आया था, एक तो 1000 रुपए और एक आपका 100 रुपए, है ना, एक तो 1000 रुपए, एक आपका 100 रुपए। अरे भाई मेरे को एक बात का आंसर दो, इस 1000 रुपए पर तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका है ना पहले, देखो ये रहा, इस 1000 रुपए पर तो ऑलरेडी टैक्स पहले लग चुका है ना। इस 1000 रुपए पर तो 10% 100 रुपए ऑलरेडी पे किए जा चुके हैं, तो अगेन इस 1000 पर मैं टैक्स क्यों पे करूं, मेरे को तो केवल 100 रुपए पर एक्स्ट्रा टैक्स पे करना चाहिए। मैं इस 1000 रुपए पर मैं इस 1000 रुपए पर टैक्स क्यों पे करूं, समझ में आ रहा है। तो यही से इसको ही बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, कि जिस पर टैक्स पहले लग चुका है उस पर टैक्स अगेन लग रहा था, जिस पर टैक्स पहले लग चुका है उस पर टैक्स क्या था बच्चों, उस पर अगेन टैक्स लग रहा था। इस 1000 रुपए पर ऑलरेडी पहले यहां पर टैक्स पे किया जा चुका है, लेकिन 1100 में जब मैं अगेन टैक्स पे करूंगा 110, तो वो टैक्स गलत है। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि आप 1000 पर टैक्स पे कर चुके हो, तो जो बच गया आपका 100, आपको इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो याद रखना 1000 पर ऑलरेडी टैक्स पहले पे किया जा चुका है, तो बाकी पर टैक्स पे नहीं किया जाएगा। यही था आपका क्या, कैस्केडिंग इफेक्ट।
लेकिन जब से जीएसटी आया ये कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया। अब इस 1000 पर टैक्स पे नहीं करते। अब क्या होता है, जितनी वैल्यू ऐड हुई, जितनी वैल्यू ऐड हुई केवल वैल्यू एडेड पर टैक्स पे किया जाएगा। पहले क्या था, पहले टोटल अमाउंट पर टैक्स पे कर रहे थे, पूरा 1100 पर टैक्स पे कर दिया। नहीं नहीं, 1100 के बाद जब ए माल बी को बेचेगा तो 1100 पे बेचेगा, प्लस जो कुछ वैल्यू ऐड होगी उस वैल्यू पर टैक्स पे किया जाएगा। पूरे 1100 पर टैक्स पे नहीं किया जाएगा। मेरी बात को समझो, पूरे 1100 पर टैक्स नहीं पे किया जाएगा, केवल जो वैल्यू ऐड होगी उस पर ही टैक्स पे किया जाएगा। समझ में आ गया बेटा? इसी को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट का खत्म होना, कि अब टैक्स के ऊपर टैक्स पे नहीं करना। पहले टैक्स के ऊपर टैक्स जा रहा था, लेकिन अब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं जा रहा। ये जीएसटी का सबसे अच्छा इंपैक्ट था। समझ में आ गया? मैं ज्यादा न्यूमेरिकल से आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस आप एक बात माइंड में रखो, मैं न्यूमेरिकल लेकर ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस आप एक बात माइंड में रखो कि पहले क्या था, पहले सिस्टम में टैक्स के ऊपर टैक्स जाता था जिसको बोलते थे कैस्केडिंग इफेक्ट, लेकिन अब के सिस्टम में टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं जाता। ठीक है, चलो भाई वापसी आओ। तो क्या लिखा है, सिंस, क्योंकि ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज टैक्स अंडर जीएसटी, कि जितनी वैल्यू ऐड होगी पहले लेवल से दूसरे लेवल पे, जितनी वैल्यू ऐड होगी केवल वही जीएसटी में शामिल होगी। इसलिए देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स और कैस्केडिंग ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी सिस्टम। इसलिए अब क्या था, अब नो टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं था या कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं था जीएसटी के अंदर। ये कितने पढ़े, 4 फीचर हम लोगों ने पढ़ लिए। चलो बेटा बढ़ते हैं आगे के और फीचर्स की ओर। अगला फीचर नंबर 5, जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। ये क्या प्रकार का कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है? ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स क्या होता है, सुनो बहुत ध्यान से। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स क्या होता है? ये आपका बच्चों मान लो क्या है, दिल्ली, ठीक है, और ये बच्चों बेटा मान लो क्या है, गुजरात। हुआ ये, पहले क्या था, दिल्ली में माल बना और गुजरात में माल को सेल किया, तो मैन्युफैक्चर कहां पे हुआ, दिल्ली में, सेल कहां पे हुआ, गुजरात में। तो पहले पता है क्या था, जो स्टेट मैन्युफैक्चर कर रही थी उसको टैक्स मिलता था, उस स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था। जहां वस्तु बनी उस राज्य की सरकार को पहले टैक्स रिसीव होता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब डेस्टिनेशन चेंज हो गई अब कंजम्पशन बेस्ड हो गया, कि अब जहां वस्तु बनी उस राज्य सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, जहां वस्तु एंड में आके सेल होगी, जहां पर वस्तु कंज्यूमर को मिलेगी, जहां पर वस्तु सेल होगी, उस राज्य सरकार को टैक्स मिलता था। इट मींस क्या, पहले टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट को मिलता था बिकॉज यहां बनी, लेकिन दिल्ली के लोग अगर गुजरात में सेल कर रहे हैं तो अब दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, अब गुजरात की गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा बिकॉज यहां पर कंजम्पशन हो रहा है, यहां पर सेल हो रही है। ठीक है, तो वही तो लिखा है कि जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, दैट इज टैक्स इज रिसीव्ड बाय दैट स्टेट विच कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विस, कि टैक्स उस स्टेट को मिलेगा जो गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करते हैं, एंड नॉट बाय दैट स्टेट इन व्हिच गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस, उस स्टेट को टैक्स नहीं मिलेगा जहां पर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर हमने फीचर नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन फीचर नंबर 6, फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। इसको अंडरलाइन कर लो अच्छे से कि जीएसटी में कौन कौन से आइटम, कौन कौन सी वस्तुएं शामिल नहीं होती। एग्जाम में बोल सकता है एक नंबर में कि कोई भी 3 ऐसे आइटम का नाम बताओ, कोई भी 3 ऐसे आइटम का नाम बताओ जो जीएसटी में शामिल नहीं होते वे। तो सुनो, अल्कोहलिक लिकर, जो भी आपका होता है ना, दारू, शराब, अल्कोहल, ये सब चीजें जीएसटी में शामिल नहीं होती। तो भैया इन पे नो टैक्स, अबे भाई ऐसे नहीं है, इस पे नो टैक्स नहीं है, इस पर टैक्स लगेगा।
इस पर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार अपने मुताबिक टैक्स चार्ज करेगी। जीएसटी में शामिल नहीं है इसका मतलब यह नहीं है इन पर टैक्स नहीं चार्ज होगा, इन पर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी के अलावा कुछ टैक्स अभी भी बचे हुए हैं तो जीएसटी में शामिल नहीं हुए। अगला पॉइंट वही तो है कि टैक्स विच इज नॉट मर्ज अंडर जीएसटी, ऐसे टैक्स जो जीएसटी में मर्ज नहीं हुए। तो वही बोल रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि इन पर जीएसटी लगेगा ही नहीं, इन पर टैक्स लगेगा नहीं, इन पर टैक्स लगेगा लेकिन इन पर जीएसटी नाम का टैक्स नहीं लगेगा। इन पर अलग प्रकार का टैक्स लगेगा जो कुछ बच गए, जो अभी तक जीएसटी में शामिल नहीं करे। कुछ टैक्स ऐसे भी है जिनको अब तक जीएसटी में शामिल नहीं करा, तो वो वाला टैक्स इनके ऊपर लगाया जाएगा, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। याद रखना, अगेन बोल रहा हूं, आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि टैक्स फ्री है, इन पे टैक्स ही नहीं जाएगा। अबे इन पे टैक्स जाएगा लेकिन जीएसटी नहीं जाएगा, जीएसटी के अलावा अदर रिमेनिंग टैक्स जो बच गए हैं वो जाएंगे। तो अल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी नहीं लगता अदर टैक्स। इलेक्ट्रिसिटी पर, बिजली पर भी जीएसटी नहीं लगता है अदर टैक्स। रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टी होती है, जमीन प्रॉपर्टी मकान जो होते हैं उन पर भी जीएसटी नहीं लगता, उन पर लगता है अदर टैक्स जैसे कि स्टैंप ड्यूटी। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर भी जीएसटी नहीं लगता। अच्छा मेरी बात सुनो, बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है, बताओ बेटा तंबाकू पर, सिगरेट पर जीएसटी लगता है या नहीं? आंसर इज लगता है। यहां पे सिर्फ अल्कोहलिक लिकर की बात हुई है, केवल शराब की बात हुई है कि शराब पर जीएसटी नहीं जाएगा। बच्चा अक्सर शराब के साथ तंबाकू सिगरेट भी ऐड कर देता है। भाई कंपलसरी नहीं है जो बंदा शराब पीता हो वो तंबाकू और सिगरेट भी यूज, समझ रहे हो? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ शराब पीते हैं, तंबाकू सिगरेट नहीं पीते। तो आप हमेशा शराब के साथ तंबाकू सिगरेट को मत ऐड कर दिया करो। तंबाकू और सिगरेट पे जीएसटी जाएगा, शराब पे नहीं जाएगा, शराब पे नहीं जाएगा। शराब पे तो अपने स्टेट का टैक्स जाएगा, लेकिन हां तंबाकू और सिगरेट पर क्या जाएगा? जीएसटी जाएगा उन पे। कंफ्यूज मत होना, ठीक है? चलो, तो बोल रहा है ये कुछ आइटम थे जो कि जीएसटी में कवर नहीं होते, तो क्या इन पे टैक्स नहीं जाएगा? अबे टैक्स जाएगा, लिखा है ना, these are taxed by state government at state specific rate। इन सबको स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी अपने रेट के अनुसार। तो यहां पे आपको हो गया छठा फीचर, ठीक है? चलो फीचर नंबर 7, टैक्स विच इज नॉट मर्ज अंडर जीएसटी। कौन कौन से टैक्स है जो अब तक जीएसटी के अंदर मर्ज नहीं हुए? तो बोल रहा है कुछ टैक्स ऐसे भी रह गए बच्चों जिन पे अब तक जीएसटी चार्ज नहीं करा, कुछ टैक्स ऐसे भी रह गए बच्चों जिनको जीएसटी में शामिल नहीं करा, वो आज भी अपने पुराने सिस्टम को फॉलो करते हैं। क्या बोला मैंने? वो आज भी अपने पुराने सिस्टम को फॉलो करते हैं। थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा लेकिन जीएसटी में शामिल नहीं हुए। अभी कुछ टैक्स अभी भी जीएसटी के बाहर है। समझ में आ गया? तो क्या बोलता है, कौन कौन से टैक्स जीएसटी के बाहर? एग्जाम में बोल देगा कोई ऐसे 3 टैक्स के नाम बताओ जो जीएसटी से बाहर है, तो जीएसटी में कवर नहीं हुए। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो बच्चों कस्टम ड्यूटी होती है वो जीएसटी से बाहर है। एक्सपोर्ट ड्यूटी जीएसटी से बाहर है। एक्साइज ड्यूटी, अरे भैया अभी तो आपने बताया था कि एक्साइज ड्यूटी सब सम्ड है जीएसटी में। अभी आप बोल लो एक्साइज ड्यूटी जीएसटी के बाहर है, मास्टर गलत पढ़ा रहा है। नहीं भाई सुन, मैं सही पढ़ा रहा हूं। एक्साइज ड्यूटी जीएसटी में शामिल है। एक मिनट, एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले। टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग, जब वस्तु को मैन्युफैक्चर करते हैं, जब गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। इट मीन मैन्युफैक्चरिंग पे होने वाला टैक्स एक्साइज ड्यूटी है और एक्साइज ड्यूटी जीएसटी में शामिल हो चुका है। इट मीन कुछ भी मैन्युफैक्चर होगा तो जीएसटी लगेगा।
अगर एक्साइज ड्यूटी जीएसटी में शामिल हो गया, एक्साइज ड्यूटी का मतलब है मैन्युफैक्चर पर लगने वाला टैक्स। इट मींस कुछ भी मैन्युफैक्चर होगा तो एक्साइज ड्यूटी नहीं जीएसटी लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, शराब मैन्युफैक्चर होगी, अगर ये शराब मैन्युफैक्चर होगी क्या तब भी जीएसटी आएगा? नहीं। अभी तो पढ़ा नीचे कि शराब पर जीएसटी नहीं लगता, तो शराब पर आज भी एक्साइज ड्यूटी ही लगेगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? शराब पर आज भी एक्साइज ड्यूटी ही लगेगी, बिकॉज शराब जीएसटी में शामिल नहीं है। जो भी वस्तु जीएसटी में शामिल है वो मैन्युफैक्चरिंग होगा तो लगेगा जीएसटी, लेकिन शराब जीएसटी में शामिल नहीं है तो शराब अगर बनेगी तो जीएसटी नहीं, शराब पर एक्साइज ड्यूटी ही चार्ज की जाएगी। आई थिंक मैं समझा पा रहा हूं, मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूं। तो बोल रहा है कि एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहल, लिखा तो है एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहल, ये भी जीएसटी में शामिल नहीं होगा। अल्कोहल पर आज भी एक्साइज ड्यूटी लगेगी जो कि जीएसटी का पार्ट नहीं है। रोड टैक्स, रोड टैक्स, जब आप सरकार की रोड पर चलते हो, जब आप सरकार की रोड पर चलते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, रोड टैक्स। अरे भैया वो टोल टैक्स होता है, अबे टोल टैक्स भी होता है, वो थोड़ा अलग होता है, रोड टैक्स अलग होता है। रोड टैक्स का मतलब है रोड को यूज करने का टैक्स, रोड टैक्स। और टोल टैक्स का मतलब है जब आप कोई लंबा सफर तय कर रहे हो तो बीच में सरकार आपको कुछ सुविधाएं प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हो, बीच में पड़ गया टोल टैक्स। अब टोल टैक्स के बाद जो रोड मिलेगी उस रोड पर सरकार सुनिश्चित करती है कि सुविधाएं उपलब्ध हो। उस रोड पर मैकेनिक होना चाहिए, उस रोड पर बेटा आपके वॉशरूम्स बाथरूम होना चाहिए, उस रोड पर बेटा रेस्टोरेंट्स होने चाहिए, उन रोडों पर बेटा कील व्हील नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूं मेंटेनेंस, जो रोड की मेंटेनेंस सुविधाएं है उसके लिए आप जो टैक्स पे कर रहे हो वो टोल टैक्स है, और रोड यूज करने के लिए जो टैक्स पे कर रहे हो वो रोड टैक्स है। रोड टैक्स रोड यूज करने का, टोल टैक्स रोड पे जा रहे हो आसपास सुविधाएं चाहिए उसका चाहिए टोल टैक्स। एक व्यक्ति था जो एक रोड पे जा रहा था, उसने पीछे टोल पे किया था, वो रोड पे जा रहा था, रोड पे उसकी गाड़ी पंचर हो गई। अब वहां पे तो मैकेनिक मिल जाते हैं बिकॉज हमने टैक्स इस बात का ही पे किया है, लेकिन क्वेश्चन इज दैट रोड पे गाड़ी पंचर हो कैसे गई, उस रोड पे कील आ कैसे गई? उस व्यक्ति ने केस कर दिया और टोल टैक्स वाले को केस कर दिया कि जब हम आपको टोल टैक्स पे करते हैं तो उस रोड पे कील कहां से आ गई, और फिर जो है वो व्यक्ति क्लेम भी जीत गया। तो यस, टोल टैक्स अलग है, रोड टैक्स अलग है, सुनो। लेकिन खैर रोड टैक्स और टोल टैक्स ये आपका जीएसटी में जो है मर्ज नहीं हुआ, नॉट मर्ज अंडर जीएसटी। तो रोड टैक्स है, टोल टैक्स है, एंट्री टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, व्हीकल टैक्स है, स्टैंप ड्यूटी है, ये आज भी आपका जीएसटी में शामिल नहीं हुआ। ये स्टैंप ड्यूटी क्या होता है? अबे कभी आप पोस्ट ऑफिस गए हो, स्टैंप खरीदते हो, 1 रुपए के स्टैंप, 5 रुपए के स्टैंप, वो उसको बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी, वो खरीदनी ही पड़ती है, वो भी एक प्रकार का टैक्स ही है। प्रॉपर्टी के पेपर देखे हैं, लिखा होता है 100 रुपए का पेपर, 500 रुपए का पेपर, नोट छपा होता है, वो एक तरह की स्टैंप ड्यूटी होती है। 100 रुपए की स्टैंप ड्यूटी, 500 रुपए की स्टैंप ड्यूटी, समझ में आ रहा है? तो ये भी अभी भी जीएसटी के अंदर शामिल नहीं हुआ। उसके बाद 8वें पॉइंट पे आते हैं, 8वें पॉइंट पे आते हैं, द जीएसटी काउंसिल हैज डिसाइडेड द थ्रेशहोल्ड एग्जेम्पशन would be annual turnover of ₹20 lakh for both CGST and HGST। अरे क्या कह गए भैया, क्या कह गए? सुनो, मैं ये कह गया कि भाई कोई भी व्यक्ति, इसका इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये है, कोई भी व्यक्ति जिसकी पूरे साल की सेल 20 लाख रुपए से कम है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पूरे साल की एनुअल सेल 20 लाख रुपए से कम है, उसको जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नहीं है, उसको सीजीएसटी एसजीएसटी अल्टीमेटली सरकार को जीएसटी पे करने के लिए नहीं है,
उनके लिए एग्जम्पशन है। बेटा एग्जम्पशन का मतलब होता है छूट, उनके लिए छूट है कि आपको जीएसटी पे नहीं करना, लेकिन एक कंडीशन पे आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। एनुअल टर्नओवर का मतलब होता है सेल, कि आपकी एनुअल सेल 20 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, तो उनके लिए थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन है, उनके लिए एक लमसम एग्जम्पशन है कि आपको कुछ भी पे नहीं करना। बताओ ये आठों के आठों फीचर्स आपको समझ में आ गए? अगर आपको नोट करना है तो ये लो, एक बार आप नोट करो यहां से वीडियो पॉज करके, और एक बार आप नोट करो ये वीडियो पॉज करके। पढ़ लिया आप लोगों ने? बेटा देखो एक गलती हो गई इसमें जरा, जो एंट्री टैक्स है ना, एंट्री टैक्स, इसको यहां से काट दो। एंट्री टैक्स देखो यहां लिखवा रखा है मैंने ऑलरेडी, एंट्री टैक्स। तो एंट्री टैक्स जो है जीएसटी में सब समझ हो चुका है। ये एंट्री टैक्स क्या होता है? जब एक व्यक्ति अपनी गुड्स को दूसरे स्टेट में बेचता है, तो गुड्स के ट्रांसफर होने पर, जब एक व्यक्ति अपनी गुड्स को ट्रांसफर करके दूसरी स्टेट में बेचता है तो एंट्री टैक्स लगता है। तो एंट्री टैक्स भी जीएसटी का ही बच्चों पार्ट बन चुका है, तो वहां से एंट्री टैक्स आप काट दो, ठीक है। चलिए अब सुनो, टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी में कितने प्रकार के टैक्स है, आओ उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों जीएसटी में मेनली 3 प्रकार के टैक्स होते हैं। कौन कौन सा? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। बहुत सिंपल सा मीनिंग है, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, सुनो। सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, और फिर आपका आईजीएसटी क्या होता है, सुनो बेटा। ये है दिल्ली, और ये है मुंबई। जब दिल्ली का व्यक्ति दिल्ली में ही माल को बेचे, दिल्ली का व्यक्ति माल को दिल्ली में ही सेल करे, तो इसको बोलते हैं, इसमें लगेगा आपका 2 टैक्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इट मींस जब एक स्टेट का पर्सन विद इन स्टेट, बच्चों मैंने क्या बोला, विद इन स्टेट माल सेल करे, अपनी स्टेट के अंदर ही माल सेल करे, इसको बोलते हैं इंट्रा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, या इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट, जब एक स्टेट के अंदर ही, अपनी स्टेट के अंदर ही माल को सेल किया जा रहा है, तो 2 टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसी प्रकार से मुंबई का व्यक्ति है बेटा मान लो, और अपने माल को मुंबई में ही सेल करता है, तो फिर वही वाली बात, 2 टैक्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन जब एक व्यक्ति दिल्ली का है, एक व्यक्ति मुंबई का है, दिल्ली वाला व्यक्ति मुंबई को माल सेल करता है, इट मींस क्या, अब आउट ऑफ स्टेट, एक स्टेट का व्यक्ति दूसरी स्टेट में माल बेच रहा है, अब आउट ऑफ स्टेट गुड्स की सप्लाई हो रही है, तो बच्चों इस केस में लगता है आपका आईजीएसटी। इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, और अपनी स्टेट के अंदर बेचे तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। बताओ, अपनी स्टेट के अंदर बेचना इंट्रा, अपनी स्टेट के बाहर बेचना इंटर। तो जब 2 व्यक्ति है, एक ही स्टेट में रहते हैं और आपस में गुड्स एंड सर्विस बेचे, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी की फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर एक व्यक्ति अपने राज्य से माल दूसरे राज्य में सेल करे, तो बच्चों क्या बोलते हैं उसको, आईजीएसटी। आओ मैं आपको उनकी रेट को बताऊं, रेट लगती कैसे है। बेटा फॉर एग्जांपल मैंने बोला जीएसटी 18% है, मैंने क्या बोला, जीएसटी 18% है। सुनो बहुत ध्यान से, जीएसटी कितना है बच्चों, 18% है। तो इसका मतलब मान लो ये दिल्ली का व्यक्ति, अब एक काम करो, रुको, पहले ये पढ़ो इनका मीनिंग, फिर उस पर फिर देखो आगे इलस्ट्रेशन दे रखी है, पूरे एग्जांपल से समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। आओ पढ़ो, पहले समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या बोल रहा है,
इट इज द जीएसटी लेविड ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये वो जीएसटी है जो इंट्रा स्टेट, इट मींस विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर अंदर जब गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई होती है तो क्या लगता है आपका सीजीएसटी। लिखा भी है इंट्रा स्टेट सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द सेम स्टेट। जब सेम स्टेट के अंदर गुड्स एंड सर्विस को बेचे तो बोलते हैं इंट्रा स्टेट, लगेगा सीजीएसटी। इसी प्रकार से आपका एसजीएसटी भी लगेगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज द जीएसटी लेविड ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। वो जीएसटी जो इंट्रा स्टेट पर, वही वाली बात, इंट्रा स्टेट मींस क्या, इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन सेम स्टेट। तो क्या लगेगा एसजीएसटी मींस क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगते हैं इंट्रा स्टेट पर। लेकिन एक होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी। इट इज द टैक्स लेविड ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड इट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल। याद रखना, इसको सेंटर द्वारा, कहीं केंद्रीय सरकार द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ये इंटर स्टेट पर लगता है। इंटर स्टेट का मतलब हो चुका है, मतलब होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। आगे बोलता है आईजीएसटी इज द सम ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इट मींस जितना सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, आईजीएसटी। अभी आगे समझाऊंगा अच्छे से, डोंट वरी। एंड इज लेविड बाय सेंटर इन ऑल इंटर स्टेट सप्लाई। और उसको सेंटर द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा चार्ज किया जाता है इंटर स्टेट सप्लाई पर। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब हो गया एक राज्य से दूसरे राज्य में जब सप्लाई की जाएगी तो आपका आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो तीन प्रकार के टैक्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, नोट करना तो आप उसको तो नोट कर लीजिए। चलिए अब इलस्ट्रेशन, आओ मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझाऊं कि इंट्रा स्टेट सेल क्या है। इट मींस विद इन स्टेट। और फिर एक एग्जांपल और है इंटर स्टेट सेल क्या है। इट मींस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। अब सुनो, ये बोल रहा है सपोज, माना अमित अ डीलर इन गुजरात। अमित जो गुजरात का डीलर है, सेल्स गुड टू सुमित, उसने सुमित को माल बेचा, वो भी गुजरात का व्यक्ति है। तो दोनों व्यक्ति गुजरात के हैं। अमित का व्यक्ति था गुजरात का, सुमित का व्यक्ति था गुजरात का। 10,000 का माल बेचा, जीएसटी रेट 18% है। तो सुनो ये बात बताओ, अगर जीएसटी 18% है, अब सुनो बेटा बात को बहुत ध्यान से। अब भाई विद इन स्टेट माल बेचा है। कैसे माल बेचा है बच्चों, विद इन स्टेट माल बेचा है। इट मींस यहां पे जाएंगे दो टैक्स, एक जाएगा सीजीएसटी, एक जाएगा एसजीएसटी। अब ये मत सोचना आप लोग कि सीजीएसटी भी 18 होगा और एसजीएसटी भी 18, नहीं, ये टोटल जीएसटी 18% है। तो सीजीएसटी बन जाएगा 9% और एसजीएसटी बन जाएगा 9%। बहुत से बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि जीएसटी 18 बोला, इसका मतलब सीजीएसटी भी 18 हो गया और एसजीएसटी भी 18 हो गया। नहीं, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा बिकॉज दो टैक्स चार्ज हो रहे हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो 18% था ना, तो 9% सीजीएसटी आएगा और 9% क्या बच्चों आएगा आपका एसजीएसटी। ठीक है, तो आओ मैं इसको जो है आपको बताऊं। तो आगे लिखा भी है इन सच ए केस, इस केस में जो अमित है, एक मिनट जाओ पहले मिटो लूं मैं। हाँ भाई, क्या लिखा है कि इसमें क्या होगा, जो 18% जीएसटी है उसमें सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी भी 9%। इन सच ए केस अमित कलेक्ट जीएसटी ऑफ रुपीज 1800 विच इज रुपीज 900 विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 900 विल गो टू गुजरात गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, देखो
जो गुड्स का प्राइस था बच्चों वो कितना है 10,000। अब बताओ CGST कितना आएगा 9%, SGST कितना आएगा ये भी आपका आएगा 9%। किसका 9%? इस वाली वैल्यू का 9%। तो 10,000 का 9% कितना आ गया जी 900 आ गया CGST, 900 आ गया SGST। इट मींस कुल मिला के जो गुड्स की वैल्यू हो गई बच्चों हो गई आपकी 11,800। वैल्यू क्या हो गई 11,800, इसमें कि 900 क्या आपका CGST, 900 क्या बच्चों आपका SGST। टोटल GST कितना हो गया आपका 1,800, 900 ऊपर 900 नीचे। समझ में आ गया। तो ये तो होता है इंट्रा स्टेट, जब एक स्टेट के अंदर बेचो तो ये दो प्रकार के टैक्स से चार्ज किए जाते हैं, और जो भी रेट होती है टोटल GST वाली आपके 18%, उसको दो भाग में बांट लेंगे, 9% ये और 9% वो। ठीक है, चलिए अगला इलस्ट्रेशन नंबर 2, इंटर स्टेट सेल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटर स्टेट सेल? बट इंटर स्टेट सेल का सिंपल सा मतलब है जब एक व्यक्ति अपने स्टेट से बाहर जाकर दूसरी स्टेट में गुड्स एंड सर्विस को बेचता है तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। अरे क्या बोलते हैं उसको? इंटर स्टेट सेल। अब बोल रहा है सपोज माना अमित कहां का है? गुजरात का है। सेल करता है अपनी वस्तु को, सेल करता है अपनी गुड्स को, किसको? शिवम को। और शिवम कहां का है? महाराष्ट्र का है। अब सुनो कहानी में ट्विस्ट आ गया, एक व्यक्ति गुजरात का है और एक व्यक्ति महाराष्ट्र का है। इट मींस अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड सेल हो रही है तो ना तो CGST आएगा ना ही SGST आएगा, इस बार क्या आएगा? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बोल रहा है 2 लाख का माल बेचा, GST कितना है 18%। अब बताओ आपका GST 18% है, क्या अब आपको इसको डिवाइड करने का नीड है अलग अलग फॉर्म में? नहीं, पहले इसको 9% में बांटा। क्यों बांटा? क्योंकि भैया उस समय दो थे CGST और इस समय तो एक ही है ना IGST, तो आपका IGST भी 18% रहेगा। तो बताओ आपकी गुड्स की वैल्यू कितनी है जी? गुड्स की वैल्यू है 2 लाख रुपए, 18% क्या लग गया IGST, तो 2 लाख का 18% 36,000 आपका आ गया। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई? 2,36,000। इस बार मैंने 18% को 9 और 9 में डिवाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज इस बार दो टैक्स नहीं, इस बार एक ही टैक्स है। कौन सा? IGST। तो गुड्स की टोटल वैल्यू हो गई 2,36,000। तो लिखा है इन सच ए केस, इस केस में अमित चार्ज करेगा 36,000 रुपए किसके? IGST के। ठीक है, और फिर वो किसके पास जाएगा? वो सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। IGST का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाता है। बताओ इतनी बात आपको समझ में आ गई? इंट्रा स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट क्या होता है, इतना आपको क्लियर है? हाँ जी भैया, इतना तो हम लोगों को क्लियर है। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे टैक्स रेट अंडर GST। अब देखो भाई टैक्स रेट अंडर GST में कितने कितने प्रकार के टैक्स या टैक्स रेट चार्ज की जाएगी। तो देखो बच्चों, एक है 0%। इट मींस ऐसी कुछ वस्तु है जिन पर GST चार्ज नहीं होता, उसको बोलते हैं 0%, या फिर मैं इसको एग्जम्प्ट भी बोल सकता हूं, एग्जम्प्ट अंडर GST। ये वस्तु GST में एग्जम्प्ट है। बेटा एग्जम्प्ट का मतलब होता है नो टैक्स, कि इन वस्तुओं पर नो टैक्स। भैया फिर क्या इन पर कोई दूसरा टैक्स चार्ज होगा? नहीं, इन पर कोई दूसरा टैक्स भी चार्ज नहीं होगा। 0% का मतलब है कि ये आएगी GST के अंदर, लेकिन GST इनसे कोई टैक्स नहीं मांग रहा। ये वस्तु बहुत आवश्यक होती है इंसान के लिए, इस पर टैक्स लगाना बेकार की बात है। तो ये आएगी GST के अंदर, बट GST इन वस्तु से कोई टैक्स से नहीं मांग रहा, इन पर कोई भी टैक्स नहीं जाएगा। These goods are exempt under GST। तो एक हो गए 0%। फिर बच्चों एक पड़ेगे 5%, जहां पे आपके चीनी, मसाले, चाय पत्ती आ गए। बच्चों एक पड़ेगा आपका 12%, फिर एक पड़ेगा आपका 18%, एक पड़ेगा आपका 28%।
बस आपको रेट याद रखनी है, रेट कौन को 0, 5, 12, 18, 28। अगर 5 को, अब चलो एक चीज सुनो, अगर 5 को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, CGST या GST, तो 2.5 ये 2.5 ये। 12 को बांटूंगा तो 6% ऊपर 6% नीचे, 18 का 9% और 9%, और 28 का 14% और 14%। याद रखना ये डिवाइड हो जाएगी आगे जाकर, अगर इनको जो है CGST और SGST में बांटा जाएगा तो आगे जाकर दो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। फिलहाल आप बस याद रखो रेट कौन कौन सी है। ये नहीं पूछेगा कि कौन सी वस्तु किस रेट में आएगी, अबे इतना डीप में नहीं जाएगा, बस पूछेगा रेट कौन कौन सी है। ये ऐसे बोलेगा कि निम्न में से कौन सी GST की रेट नहीं, ऑप्शन दे देगा कि A 5%, 12%, 16%, 18%। अब बोलेगा बताओ इनमें से कौन सी रेट GST में नहीं आती, तो 16% GST में नहीं आता। समझ में आ गया ना बच्चों आप लोगों को? तो रेट याद रखो कौन कौन सी रेट है, 0, 5, 12, 18 और 28। अब सुनो क्या लिखा है, ऑल द बेसिक नीड रिक्वायरमेंट गुड्स आर प्लेस इन 0% कैटेगरी। जो बेसिक नीड है, जो आवश्यक है हमारे लिए, उनको 0% कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कि बच्चों फूड ग्रेन हमारे लिए आवश्यक होते हैं, अनाज वनाज हो गया, आपका ब्रेड हो गया, आपका सॉल्ट हो गया, बुक्स किताबों पर भी GST नहीं लगता, वो भी 0% वाली कैटेगरी में आएगा। तो कुछ एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो कि 0% में ये आते हैं। फिर बोलता है गुड्स, कुछ ऐसी वस्तु जैसे कि आपकी पनीर, चाय, पैक्ड फूड, पैक वाला खाना, जो खाना पैक होता है, कॉफी, आर प्लेस अंडर 5%, ये सारे आपके आएंगे 5% में। ये बस मैंने बहुत कम एग्जांपल लिए है, इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, सोचो खुद सोचो कितनी देश में कितनी सारी गुड्स एंड सर्विस बनती है, उन सबकी लिस्ट कितनी लंबी होगी। समझ में आ गया? अगला मोबाइल हो गए, स्वीट्स मिठाइयां हो गई, मेडिसिन हो गए, आर अंडर 12%, ये 12% वाली कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद CCTV कैमरा हो गया, ठीक है, आपके बिस्किट्स हो गए, आइसक्रीम हो गए, ये आपके इसमें आएंगे 18% वाली कैटेगरी में आएंगे। और जो बाकी बचे गए आइटम वो आपके इसमें आएंगे 28% वाली कैटेगरी में। तो याद रखना है सबके एक दो एग्जांपल, वैसे तो एग्जांपल याद ना भी रखो तो चल जाएगा। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कौन सी चीज किसमें आ रही है, हाँ पहला वाला याद रख लो कि 0% वाला कौन सा, ये पूछ सकता है कि कौन सी वस्तु है जिन पर GST नहीं लगता, जिन पर GST 0% है, तो GST में एग्जम्प्ट है। मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूं एग्जम्प्ट। देखो दो क्वेश्चन है, एक तो वो वस्तु जिन पर GST नहीं लगता, इट मींस उन पर कोई और सा टैक्स लगता है, वो अलग है, और एक वो वस्तु जिन पर GST नहीं लगता, इट मींस वो है GST के अंदर ही लेकिन उस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ता, वो एग्जम्प्ट होती है, वो 0% वाली कैटेगरी में आती है। सुनो भाई, एक वस्तु वो जिन पर GST चार्ज नहीं होता लेकिन दूसरा टैक्स चार्ज होगा, जो हमने पीछे पढ़ी थी, और एक वस्तु वो जो GST के अंदर आती है लेकिन GST उन पर टैक्स नहीं मांगता, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं 0% कैटेगरी। उसके लिए बच्चों वर्ड क्या यूज करते हैं, 0% कैटेगरी, या फिर उसके लिए बच्चों हम लोग वर्ड यूज करते हैं एग्जम्प्ट। बच्चों क्या बोलते हैं उसके लिए वर्ड, एग्जम्प्ट वर्ड यूज करते हैं कि कौन सी गुड जो है एग्जम्प्ट है GST में। आगे बोल रहा है पेट्रोल है, डीजल है, क्रूड ऑयल है, आर स्टिल रिमेन्स आउट ऑफ GST। अब देखो ये क्या है, जो पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल ये GST के बाहर है, इट मींस क्या, इन पर लगता है स्टेट टैक्स, इन पर राज्य सरकार अपना टैक्स लगाती है। ये वस्तु अलग है और ये वस्तु अलग है, ये GST के अंदर है लेकिन टैक्स पे नहीं करते, ये GST के अंदर है लेकिन टैक्स पे नहीं करते, ये GST के बाहर है लेकिन इन पर टैक्स जाता है, स्टेट गवर्नमेंट इन पर अपना टैक्स लगाती है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, इतनी बात भी हम लोगों को क्लियर है। ठीक है, लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। वर्ल्ड वाइड GST अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पे GST के लेवल पे, तो ये अपना इंडिया है, अपना फ्रांस है। बेटा फ्रांस में सबसे पहली बार GST को लॉन्च किया गया था 1954 में। अब यू कैन सी
जीएसटी कितना पुराना है और इंडिया में लॉन्च होते होते कितना टाइम लग गया। तो जीएसटी को सबसे पहली बार 1954 में फ्रांस में लॉन्च किया गया था। आज 150 से ज्यादा कंट्री जीएसटी को अपने देश में फॉलो कर रही है। तो बोल रहा है फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इन 1954। वर्ल्ड वाइड की बात करें, पूरे विश्व की बात करें तो 150 से ज्यादा कंट्री आज जीएसटी सिस्टम को फॉलो कर रही है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम। यूनिफाइड मींस एक। बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहां पर एक ही सिस्टम है जीएसटी का, लेकिन जो आपका ब्राजील है, जो कनाडा है, वहां पे दो तरह के सिस्टम है। मतलब या तो जीएसटी फॉलो कर लो या एक सिस्टम कोई और होगा आप उसको फॉलो कर लो, या क्या पता दोनों फॉलो करने पड़ते हो। लेकिन याद रखना ब्राजील और कनाडा में दो प्रकार के सिस्टम है। किसके? आपके इनडायरेक्ट टैक्स के। तो क्या एग्जाम में आएगा नहीं? हाँ, ये याद रखना सबसे पहली बार कहां पे? फ्रांस में 1954 में। और इंडिया में कब पता? इंडिया में कब? 2017 में। कब? 1 जुलाई 2017 में इंडिया में उसको लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए ये टॉपिक और पढ़ते हैं, फिर आज की क्लास को फिनिश करेंगे। अगली क्लास में भी जीएसटी ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ प्रॉस बताने हैं, कुछ कॉन्स बताने हैं, नुकसान फायदे, इंपैक्ट क्या पड़ा, और एक दो जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक करते हैं, फिर जीएसटी को नेक्स्ट क्लास में खत्म करके जाएंगे। ये बोल रहा है वन नेशन वन टैक्स इज ए मिथ। ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, ये टॉपिक अच्छा है, एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सरकार ने बोला एक देश एक टैक्स। ये झूठ है क्या? यस, ये सरकार का लोगो तो है, वन नेशन वन टैक्स सरकार का स्लोगन तो है, लेकिन ये सिर्फ मिथ है, एक गलतफहमी है, एक तरह का झूठ है। क्यों है भाई? हम सरकार की इतनी बड़ी बात पर उंगली कैसे उठा रहे? अरे भाई, वन नेशन वन टैक्स का मतलब सरकार ने हमसे क्या बोला था? सरकार ने बोला था पूरे देश में एक ही प्रकार का टैक्स चलेगा। लेकिन भाई साहब, आज भी बहुत सारे ऐसे टैक्स है जो अब तक जीएसटी में शामिल नहीं हुए, जो अब तक जीएसटी में इंक्लूड नहीं हुए। तो वन नेशन वन टैक्स कहां से है भाई? ये समझ में नहीं आया? वन नेशन वन टैक्स कहां से है? तो हाँ, वन नेशन वन टैक्स एक मिथ ही है, एक आपका गुमराह कर दिया कि देश में एक टैक्स है, एक मार्केट है, एक नेशन है। नहीं, आज भी जीएसटी के अलावा बाकी कुछ अदर टैक्स भी इंडिया में जीवित है। इंडिया में डायरेक्ट टैक्स भी जीवित है। वन नेशन वन टैक्स का मतलब ये होता है पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा, फिर चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे वो अदर टैक्स हो। लेकिन इंडिया में जीएसटी के अलावा आज भी बहुत सारे अदर टैक्स चल रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स चल रहे हैं। तो वन नेशन वन टैक्स तो है ही नहीं है। तो इसलिए ये एक प्रकार की मिथ है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो अच्छा क्वेश्चन आएगा, इसको करने में मजा आएगा और आप इसका आंसर लिख के आओगे। तो क्या लिखोगे? जीएसटी इज वन टैक्स इन इंडिया इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये जीएसटी में मतलब इंडिया में जीएसटी केवल एक ही टैक्स है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। एस क्योंकि जीएसटी ओनली कम्स ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट, क्योंकि जीएसटी ने अलग अलग प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस कर दिया। मैं ये नहीं बोल रहा रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, मैंने क्या लिखा? डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अलग अलग प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस कर दिया, सभी को रिप्लेस नहीं करा। हाउएवर कस्टम ड्यूटी, अब एग्जांपल है कस्टम ड्यूटी है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी है, विल रिमेन कंटिन्यू टू लेवी। ये भी आज चल रहे हैं, ये जीएसटी में शामिल नहीं हुए। कस्टम ड्यूटी आज भी अपने पुराने वाले रूल को फॉलो कर रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी आज भी अपने पुराने वाले नियम को फॉलो कर रहा है। ये अभी तक जीएसटी में सबसम्ड नहीं हुए हैं। फर्दर few amendments have already being made in custom law and same will remain in। बोल रहा है भले ही कस्टम लॉ में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, कुछ परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन सेम ये कस्टम लॉ विल रिमेन एप्लीकेबल इन इंडिया, आज भी इंडिया में एप्लीकेबल है। इसको अभी भी जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। ऑल अदर डायरेक्ट टैक्स, ऑल अदर डायरेक्ट टैक्स, जो बाकी डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा, आप जानते हो टैक्स दो होते हैं। जब ये बोल दिया वन नेशन वन टैक्स, तो वन टैक्स का मतलब ये भी तो होता है
कि डायरेक्ट टैक्स भी इसके अंदर आएगा, जीएसटी के अंदर, लेकिन फिर भी क्या, जितने भी आपके डायरेक्ट टैक्स हैं, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये भी आज चल रहे हैं, ये भी जीएसटी में शामिल नहीं हुए, ये भी फोर्स में चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे। तो वन नेशन वन टैक्स वाली बात तो लगती है गलत, बिकॉज वन नेशन वन टैक्स तो है ही नहीं, यहां पे वन नेशन मैनी टैक्स चल रहा है। समझ में आ गया? तो ये इसका आंसर मैंने दिया। आप अपने अकॉर्डिंग आंसर को और भी अच्छा मोल्ड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप आंसर को और भी बड़ा और भी पॉइंट्स इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो ये क्वेश्चन अच्छा रहेगा और ये बहुत सारे बच्चों के मार्क्स भी कटवा सकता है, बिकॉज लोग तो बोलेंगे कि जीएसटी की विशेषता यही थी, जीएसटी की विशेषता यही थी, वन नेशन वन टैक्स, तो स्टेटमेंट गलत हो नहीं सकती, वो अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख के आएंगे। लेकिन आपको रियलिटी पता है, रियलिटी ये है। समझ में आ गया? आप अपने अकॉर्डिंग आंसर को और भी अच्छा कर सकते हो, आपके अंदर भी दिमाग भगवान ने दे रखा है। ठीक है, तो चलो बेटा, आज की क्लास के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में भी जीएसटी ही कंटिन्यू करेंगे, इसके बेनिफिट क्या है, इसके डिमेरिट क्या है, इसका इंडियन इकोनॉमी पर इंपैक्ट क्या पड़ा, और एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जीएसटी को समाप्त करेंगे। तो ओके बेटा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच।